शौर्य ने फिर हंसकर कहा, ये भी ठीक बात है, फिर विदाई का तंता ही खत्म। शौर्य की बात सुनकर वरदान ने वंशिका के माथे को चुनकर कहा, अच्छा अपनी आंखें साफ करो, नीचे चलो, मुहूर्त से पहले ही दोनों बच्चियों की हल्दी हो जाएगी। वरदान, वंशिका, शौर्य तीनों ही नीचे आ गए। अब आगे हल्दी की रस्म शुरू होने लगी। दोनों परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं था। राजावत हाउस के हाल के बीचों बीच आर्या और सृष्टि बैठी हुई थी और सब एक एक करके उनकी हल्दी लगा रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। दोनों की जिंदगी में बुरा वक्त निकल गया था और अब वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर रही थी। आर्या और सृष्टि के सामने दिव्यांश और शिवाय बैठे थे। दोनों ही हल्दी की रस्म में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन हीर और हर्षवर्धन के कहने पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगवा रहे थे। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद वंशिका ने आर्या और दृष्टि को अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया। दोनों ही अपने कमरे में चली गई। वरदान सबके साथ बैठकर बातें करने लगा। दिव्यांश ने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे शिवाय कहीं नहीं दिखाई दिया। दिव्यांश को समझते देर नहीं लगी कि वह अपनी छुई मुई के साथ हल्दी की रस्म करने चला गया। दिव्यांश भी धीरे से हर्षवर्धन के पास से उठा तो हर्षवर्धन ने उसकी कलाई पकड़कर अपने पास बिठाते हुए धीरे से कहा, उसे हल्दी की रस्म करने दे, तू मेहंदी की कर लियो। इस पर दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन शिवाय फिर मेहंदी की रस्म नहीं करेगा, आप उसे भी ऐसे ही पकड़कर बैठा लेना। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, हाँ ठीक है, अब चुपचाप बैठ जा, ऐसे अच्छा लगता है। दोनों भाई यहाँ आते हो और शरारत करना शुरू कर देते हो, उसे तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन तू तो मेरा अच्छा बेटा है, तू तो रुक जा। दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, आपके कहने से रुक जाता हूँ, लेकिन मैं मेहंदी की रस्म करके ही रहूंगा और शिवाय नहीं करेगा। इतना कहकर दिव्यांश मुंह बनाकर बैठ गया। वही आर्या जब अपने कमरे में पहुंची तो अचानक ही उसकी कलाई पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींच लिया। आर्या की तो सांसें रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि वह शिवाय के सीने से लगी हुई है। आर्या ने गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय ने आर्या की हल्की सी नाक को टाइप करके कहा, मेरे साथ हल्दी नहीं खेलोगी। आर्या ने अपना एक हाथ गेट की तरफ किया, जैसे कह रही हो, बाहर निकलिए। लेकिन शिवाय आर्या की बात मानने वालों में से नहीं था, बल्कि उसने तो फिर से आर्या की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए कहा, तुम मुझे कहोगी और मैं चला जाऊंगा। आर्या ने अपने दोनों हाथ शिवाय के सीने पर रखे और उसे धक्का देते हुए फिर से इशारा किया कि वह चले जाएं। लेकिन शिवाय जाने के लिए नहीं आया था। शिवाय फिर से आर्या के नजदीक गया और उसके चेहरे को पकड़ता हुआ बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी? और इतना क्या इतला रही हो? 2 दिन बाद तो रघुवंशी मेंशन आ ही जाओगी, तब देखता हूँ मुझे कैसे कमरे से बाहर निकालते हो। आर्या गुस्से में शिवाय को देखने लगी और शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने हल्का सा आगे बढ़कर अपना माथा आर्या के माथे से लगा दिया और फिर अपनी आंखें बंद करके बोला, छुई हुई तुमसे प्यार हो गया बहुत सारा, पता नहीं कब हुआ, पर तुम्हारे बिना जीना मुश्किल लगता है। शिवाय यह बातें अपने दिल से बोल रहा था कि आर्या की आंखें भी अपने आप बंद हो गई। आर्या ने भी अपने हाथ शिवाय की कमर पर लपेट लिए। शिवाय ने आर्या को कसकर गले लगा लिया। शिवाय ने आंखें बंद किए हुए फिर कहा, ए छुई हुई, मुझे भूल तो नहीं जाओगी? आर्या ने आंखें नहीं खोली और ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर दी। कहीं ना कहीं शिवाय को एक डर सता रहा था, जिसे वह एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी एक छोटे से डर ने शिवाय की जान में अपनी जगह बना ली थी। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद शिवाय ने आर्या को गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ आने लगा, तो आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय ने कहा, हल्दी तो बहुत लगा ली, चलो मैं उसे साफ कर देता हूँ। शिवाय की बात सुनकर आर्या ने शर्मा कर अपना चेहरा शिवाय के सीने में छुपा लिया। शिवाय आर्या को शावर के नीचे ले आया। उसने शावर ऑन किया और फिर से आर्या को गले लगाकर खड़ा हो गया। बहुत देर तक शिवाय शावर के नीचे आंखें बंद किए हुए खड़ा रहा। दोनों की बॉडी पर शावर का पानी गिर रहा था और दोनों ही उसे पानी में एक दूसरे का साथ पाकर सुकून महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद शिवाय ने अपनी आंखें खोली और अपने होंठ आर्या के होठों पर रख दिए। एक किस के बाद शिवाय ने धीरे से आर्या के कानों में कहा, तुम चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। वैसे ठंड लग भी जाएगी तो शिवाय तुम्हारी ठंड का इलाज भी कर देगा। ये सुनकर आर्या की आंखें बड़ी हो गई और उसने गुस्से में शिवाय को धक्का देते हुए वॉशरूम से बाहर निकाल दिया। शिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और वह भी आर्या के धक्का देने से वॉशरूम के बाहर चला गया। वही सांझ भी हल्दी का कटोरा लेकर उसने अपना हाथ घुमा रही थी। सांझ ने वह हल्दी अपने ऊपर लगा ली और खुद ही खुश हो रही थी। शौर्य ने जब देखा कि सांझ ने पूरी हल्दी से अपने कपड़े खराब कर लिए तो वह उसके पास आकर बोला, यह क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, पूरे कपड़े गंदे कर लिए। सांझ ने मासूमियत से कहा, सांझ भी हल्दी लगाएगी? शौर्य बोला, सांझ हल्दी तब लगाते हैं जब शादी होती है। सांझ फिर से मासूमियत से बोली, सांझ भी शादी करेगी? और किस करोगी तुम शादी? शौर्य ने कमर पर हाथ रखकर पूछा। सांझ ने कहा, आपसे। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शौर्य ने कहा, सांझ ऐसी बातें नहीं करते, अब जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। लेकिन सांझ तो जैसे जिद करके बैठ गई। सांझ ने कहा, नहीं, सांझ भी हल्दी लगाएगी, सांझ भी शादी करेगी। शौर्य ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, ओह तुम्हें कैसे समझाऊं? वरदान जो कि दूर खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था, उसे भी शौर्य की टांग खींचने का मौका मिल गया। आखिर कितने ही दिनों से शौर्य वरदान को परेशान कर रहा था। एक बार वरदान भी शौर्य को परेशान करना चाहता था, इसलिए उसने शौर्य को सुनाते हुए कहा, उसे समझाओ मत, उसकी बात मान लो। वरदान की बात सुनकर शौर्य ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर हल्का सा पलटकर टेढ़ी नजरों से वरदान को देखा। वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शौर्य भी कहाँ कम था, वरदान की बातों का जवाब देना तो उसका फेवरेट काम हो गया था। शौर्य वरदान के पास जाकर धीरे से बोला, आप जाकर बुआ के साथ हल्दी क्यों नहीं खेलते? दूसरों को सलाह दे रहे हैं। वरदान कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शौर्य जल्दी से वापस सांझ के पास आ गया। शौर्य ने सांझ के हाथ पकड़कर एक कमरे के वॉशरूम में ले गया। शौर्य ने सबसे पहले सांझ के हाथों को धुलवाया। सांझ बार बार मना कर रही थी, लेकिन शौर्य ने सांझ की एक नसुनी और जबरदस्ती उसके हाथ दिलवा दिए। शौर्य ने ज्यादा नोटिस नहीं किया और सांझ की गर्दन और हाथों से पानी लगाकर हल्दी साफ करने लगा। धीरे धीरे शौर्य के हाथ सांझ के बदन पर घूम रहे थे। सांझ को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था और शौर्य उसका पूरा ध्यान सांझ की ड्रेस को साफ करने में था। तभी शौर्य ने सांझ की गर्दन से होते हुए अपने हाथ थोड़े से नीचे लेकर आया तो सांझ ने दोनों हाथ शौर्य के सीने पर लगाकर धक्का देते हुए कहा, गंदी बात, आप गंदी बात क्यों कर रहे हो? शौर्य को कुछ समझ नहीं आया। शौर्य ने कहा, मैंने कौन सी गंदी बात की? तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई, मैं उसे साफ कर रहा हूँ। सांझ गर्दन नीचे करके बहुत मासूमियत से बोली, मैडम कहती है जहाँ हम कपड़े पहनते हैं वहाँ किसी को छूने नहीं देना चाहिए, वो गंदी हरकत होती है। शौर्य का ध्यान अब जाकर सांझ की बातों में गया। शौर्य को समझ आया कि हो सकता है पागल खाने में किसी ने सांझ को इस बारे में बताया हो। शौर्य को अपनी गलती रिलायंस हुई। शौर्य ने दोनों कान पकड़कर सांझ से माफी मांगते हुए कहा, अच्छा मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने सांझ को एक टॉवल दे दिया और सांझ ने वो टॉवल ले लिया। शौर्य ने कहा, मैं तुम्हारे कपड़े लाकर देता हूँ, तुम चेंज कर लो। शौर्य वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा सांझ को साफ करते करते उसका खुद का कुर्ता पूरी तरीके से पीला हो गया था। शौर्य ने फिर कपड़े में से सांझ के कपड़े निकाले और उसे वॉशरूम में ले जाकर एक हैंगर पर टांगते हुए कहा, अब तुम चेंज करके आ जाओ, ठीक है? सांझ ने हमें गर्दन हिला दी और शौर्य वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ से गोल से टेबल पर वीरा, विराज, पेंथर, पूर्वी खाना खा रहे थे। वीरा खाना खा रही थी और विराज उसे सर्व कर रहा था।
वीरा ने कहा, विराज मैं इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगी। इस पर विराज ने एक डिश चम्मच में लेकर वीरा की तरफ बढ़ते हुए कहा, वीरा मुंह खोलो, इसे टेस्ट करके देखो, ये बहुत टेस्टी है। वीरा ने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, विराज मैं नहीं खा पाऊंगी, बहुत सारा खिला दिया। विराज ने कहा, कहाँ खिला दिया, जब से रघुवंशी मेंशन से गई हो, पतली हो गई हो, शक्ल देखो आईने में कितनी कमजोर हो गई हो, ठीक से कुछ खाती नहीं हो। ये सुनकर वीरा की आंखें खुल गई। वीरा ने कहा, इसे कमजोर होना नहीं कहते, मैंने अपने फिगर को मेंटेन करके रखा है। विराज ने आंखें छोटी करके कहा, और किसके लिए इतना फिगर मेंटेन करके रखा हुआ है? मुझे तो पतली लड़कियां पसंद ही नहीं है। ये सुनकर वीरा हैरान हो गई। विराज ने भी महसूस किया कि उसने फ्लो में क्या कह दिया। इस वक्त वीरा और विराज दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विराज ने झटके से अपने तलके झपकाए और अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है लड़के को पतली लड़की पसंद आए, इसलिए कह रहा हूँ, खा लो, वैसे भी ये बहुत टेस्टी है, चलो मुंह खोलो। वीरा ने अब जिद न करते हुए वह डिश खा ली। वही पूर्वी और पैंथर एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। दोनों ही समझ चुके थे कि विराज के दिल में वीरा ने अपनी जगह बना ली है, लेकिन शायद विराज ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, या फिर वीरा से अपने दिल की बात कहने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं है। थोड़ी देर बाद हीर ने वीरा को आवाज लगाई तो वीरा उठकर चली गई। पैंथर ने विराज के कंधे पर हाथ मारकर कहा, क्या बात है विराज, जब प्यार हो ही गया है तो अपने दिल की बात बोल भी दे, तो अभी हाथ तेरी गुलचनी भी कर देंगे। इस पर विराज ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, पहले आप दोनों अपनी शादी का मंडप सजाओ, मेरी गुलचनी बाद में करवा लेना, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर नहीं, खुद का डब्बा गोल है, मुझे सलाह देंगे। इतना कहकर विराज वहां से उठकर चला गया और वह सीधा वीर के पीछे पीछे ही गया, जिसे देखकर पूर्वी और पैंथर दोनों ही हंसने लगे। इस पर विराज ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, पहले आप दोनों अपनी शादी का मंडप सजाओ, मेरी गुलचनी बाद में करवा लेना, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर नहीं, खुद का डब्बा गोल है, मुझे सलाह देंगे। इतना कहकर विराज वहां से उठकर चला गया और वह सीधा वीर के पीछे पीछे ही गया, जिसे देखकर पूर्वी और पैंथर दोनों ही हंसने लगे। ए फ्लैट आगे, पैंथर ने पूर्वी का हाथ पकड़ कर कहा, वैसे विराज गलत नहीं कह रहा, क्या बोलती हो? सजा लूं मंडप, लोगे मेरे साथ फेरे। ये सुनकर पूर्वी ने अपना हाथ पैंथर के हाथ से झटकते हुए कहा, शक्ल देखी है? इतना कहकर पूर्वी वहां से चली गई। पैंथर ने मुस्कुराकर कहा, कई बार देखी है और मुझसे ज्यादा हैंडसम तुम्हें मिलेगा नहीं। पूर्वी ने पलट कर कहा, तुमसे ज्यादा हैंडसम चाहिए भी नहीं, मैं कम में भी गुजारा कर लूंगी, समझे? ये बात बोलते हुए पूर्वी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। इसका साफ मतलब था कि उसे पैंथर की बातें इफेक्ट करती थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर भी एक टेबल पर बैठा हुआ था। तभी रूही राजवीर के लिए एक प्लेट में खाना सर्व करके लाए और उसने राजवीर के सामने प्लेट रखते हुए कहा, राजवीर खाना खा लो, सुबह से देख रही हूँ तुमने कुछ नहीं खाया। राजवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, रूही मेरा मन नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इस पर रूही थोड़ा सा पैनिक होकर बोली, क्या हुआ राजवीर? तुम ठीक तो हो? डॉक्टर के पास चले, मैं चाचू से कहती हूँ। रूही जैसे ही उठने को हुई राजवीर ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, इतना भी दर्द नहीं है, बस हल्का हल्का सा पेट में दर्द है। इस पर रूही का चेयर पर बैठते हुए बोली, राजवीर तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं? ये सुनकर राजवीर की आंखें फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था कि रूही जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी नॉनसेंस बातें भी कर सकते हैं। राजवीर ने हल्के गुस्से में कहा, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? रूही मासूमियत से बोली, नहीं राजवीर मैं सच कह रही हूँ, मैंने फिल्मों में देखा है, पेट में दर्द होता है और फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। राजवीर हैरानी से रूही को देख रहा था और मन ही मन हर्षवर्धन को कोसते हुए बोला, कहीं चाचू ने इस पागल लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे शादी तो नहीं कर दी? इसके अंदर दिमाग है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसे पसंद करने में थोड़ी जल्दबाजी कर ली है? इस गधी को इतना नहीं पता कि आदमी प्रेग्नेंट नहीं होते। ये चटोरी बिल्ली अमेरिका से क्या पढ़ कर आई है? राजवीर अपने ही ख्यालों में था कि रूही ने फिर कहा, राजवीर चलो तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। ये सुनकर तो राजवीर ने अपनी हथेली माथे पर मार कर कहा, तुमने कौन सी फिल्म में देख लिया ये सब? रूही ने जवाब देते हुए कहा, हॉलीवुड के मूवी में देखा था, उसमें एक आदमी प्रेग्नेंट था। अब तो राजवीर पूरी तरह से चिढ़ गया। राजवीर ने कहा, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम्हें इतना नहीं पता प्रेगनेंसी कैसे होती है? अरे ये तो छोड़ो, तुम्हें इतना नहीं पता कि प्रेग्नेंट सिर्फ लेडीज होती है। रूही ने फिर से मासूमियत से कहा, अरे नहीं, रेयर केसेस में। रूही इतना ही बोल पाई थी कि राजवीर ने हल्के गुस्से में कहा, शट अप रूही। ये सुनते ही रूही जोर जोर से हंसने लगी। राजवीर रूही को देख रहा था। राजवीर के अब समझ में आया कि रूही उसके साथ मजाक कर रही है। रूही को हंसता हुआ देखकर राजवीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रूही ने फिर प्लेट को राजवीर की तरफ खिसकते हुए कहा, अच्छा थोड़ी सी आइसक्रीम खा लो। राजवीर ने थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली। थोड़ी देर तक रूही राजवीर के पास ही बैठी रही, फिर कुछ हिम्मत करते हुए बोली, राजवीर मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनते ही राजवीर के हाथ रुक गए। राजवीर के चेहरे पर एक उदासी आ गई। राजवीर थोड़ा सा पीछे हुआ और अपनी कमर जैसी लगाते हुए बोला, मैंने तुम्हें डाइवोर्स के पेपर दे दिए हैं, तुम्हारा जब मन करे साइन करके मेरी जिंदगी से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राजवीर के ऐसा बोलने से रूही भी उदास हो गई। रूही ने कहा, राजवीर मेरी बात सुनो, मैं ऐसे ही डाइवोर्स पेपर साइन करके नहीं जा सकती। तुम अच्छे से जानते हो चाचू को, वह मुझे ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी से जाने नहीं देंगे। मैंने सोचा है इस शादी के बाद मैं अमेरिका वापस चली जाऊं। 2-3 साल में जब चाचू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम भी अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर सेटल हो जाना। राजवीर ने कहा, तुम मेरी टेंशन मत लो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राजवीर को अब रूही के पास एक पल और बैठने मौत हो रहा था। वह जैसे उठ गया, तभी रूही ने कहा, अब दर्द कैसा है? राजवीर ने रूही की तरफ देखकर कहा, ये दर्द मुझे कई सालों से है, अब मुझे इस दर्द के साथ ही जीना है, शायद ये कभी खत्म हो। इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया और रूही की आंखों में एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। ऐसे ही दिन बीत गया। हर्षवर्धन ने वरदान से इजाजत ली और हर्षवर्धन अपने परिवार के साथ रघुवंशी मेंशन लौट आया। रात के वक्त वंशिका भी सृष्टि और आर्य के कमरे में थी और उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी। आखिर दोनों ही जल्दी शादी करके वहां से चली जाती। वंशिका थोड़ा इमोशनल हो गई, इसी के चलते वह अपने हाथों से दोनों को खाना खिला रही थी। तभी वहां सांझ आई। सांझ ने वंशिका और सृष्टि को देखा तो उसे भी वंशिका के हाथ से खाना खाने की इच्छा हुई, लेकिन सांझ के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह अपनी बात वंशिका को बता नहीं पाई। सांझ अपने टेडी बेयर को लेकर वहां से चली गई और सीधा स्टडी रूम में गई, जहां वरदान और शौर्य काम कर रहे थे। सांझ जाकर शौर्य के सामने खड़ी हो गई और बोली, सांझ भी खाना खाएगी? शौर्य ने कहा, ठीक है बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा देता हूँ। सांझ ने नामी गर्दन हिला दी।
वरदान जो कि किसी फाइल को पलट रहा था, उसने शौर्य की तरफ देखकर एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जाओ बहुरानी को खाना खिला दो। ये सुनकर शौर्य ने घूर कर वरदान को देखा। वरदान के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। शौर्य ने फिर सांझ को देखकर कहा, सांझ तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना मनवाता हूँ। शौर्य ने सांझ का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और एक नौकर से कहकर खाना मनवा दिया, लेकिन खाना देखकर सांझ का मुंह बन गया। सांझ मुंह फुलाकर बोली, सांझ खाना नहीं खाएगी, सांझ ये खाना नहीं खाएगी। शौर्य थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, तो सांझ क्या खाएगी? सांझ अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने शौर्य की कलाई पकड़ी, फिर उसे खींचती हुई वंशिका और आर्य के कमरे में ले आई, जहाँ वंशिका अपनी सृष्टि और आर्य को खाना खिला रही थी। सांझ ने वंशिका की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, सांझ ये खाना खाएगी। शौर्य को अब भी सांझ की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, ठीक है तो जाकर बुआ के पास बैठकर खाना खा लो, लेकिन सांझ ने फिर से लावी गर्दन हिला दी। शौर्य को अब हल्का सा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह बहुत जरूरी काम कर रहा था। फिर भी उसने अपना काम छोड़कर सांझ को खाना खिलाने की कोशिश की, और सांझ अपने दिमागी हालत के चलते ठीक से अपनी बात समझा भी नहीं पा रही थी। शौर्य ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर सांझ को देखकर बोला, सांझ जो खाना है खा लो, मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, समझी? सांझ वंशिका के पास गई। वंशिका ने भी प्लेट सांझ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सांझ जो खाना है खा लो, लेकिन सांझ ने फिर से लामी गर्दन हिला दी। थोड़ी देर सांझ ऐसे ही खड़ी रही। शौर्य ने अपना गुस्सा दबाया और सांझ के पास आकर बोला, बुआ के हाथ से खाओगी? ये सुनते ही सांझ ने हाँ में गर्दन हिलाए और धीरे से बोली, सांझ भी बुआ के हाथ से खाना खाएगी। अब जाकर शौर्य और वंशिका को सांझ की बात समझ आई। शौर्य को कहीं न कहीं बुरा लगा कि सांझ अपनी बात समझा नहीं पाती, जिसके चलते वह उस पर गुस्सा भी करने लगा। शौर्य ने एक नजर सांझ को देखा और फिर उसके गाल को हल्का सा रब करके वहां से चला गया। वंशिका ने हाथ बढ़ाकर सांझ को अपने पास बिठा लिया और बहू से प्यार से खाना खिलाने लगी। वंशिका के हाथ से खाना खाकर सांझ बहुत खुश थी। वंशिका ने सांझ को खाना खिलाते हुए कहा, सांझ जब भी खाना खाने का मन करे मुझे बता देना, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। वंशिका की बात सुनकर सांझ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सांझ बोली, सांझ भी शादी करेगी? ये सुनकर वंशिका, आर्य, सृष्टि ये सब हंसने लगे। वंशिका ने सांझ के सिर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं भी सांझ को एक अच्छे से राजकुमार के साथ भेज दूंगी। सांझ की भी शादी होगी, सांझ भी मेहंदी लगाएगी, साहब भी हल्दी लगाएगी, है ना? सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी। खाना खाने के बाद सांझ आर्य के बेड पर ही लेट गई और उसने वंशिका की गोद में अपना सिर रख लिया। वंशिका ने थोड़ा सा सांझ का सिर सहलाया तो सांझ सो गई। वंशिका जब अपना काम खत्म करके कमरे में गई तो वरदान बालकनी में खड़ा हुआ चांद को निहार रहा था। वंशिका वरदान के पास गई तो वरदान थोड़ा सा हड़बड़ा गया और वंशिका समझ गई। वंशिका ने गुस्से में कहा, बस कीजिए राजावत साहब, पहले तो समझ आता था कि आप मेरी याद में ड्रिंक करते हैं, लेकिन अब तो मैं आपके सामने हूँ, आज आपने क्यों पी? वरदान के हाथ में ड्रिंक का गिलास था। वंशिका ने वो गिलास लेकर एक साइड रख दिया। वरदान ने अपनी सफाई देते हुए कहा, देखो वंशिका, बहुत दिन हो गए मैंने एक छोटा सा पेग नहीं किया, बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पीऊंगा इतना कहकर वरदान ने वो ड्रिंक का गिलास उठा लिया। वंशिका ने फिर से वो गिलास लेने की कोशिश की तो वरदान ने उस गिलास को कसकर पकड़ लिया। वंशिका फिर से गुस्से में बोली, छोड़िए राजावत साहब, भला यह क्या बात हुई? आज ही बेटियों की हल्दी हुई है और आज ही आप पीने लगे। वरदान ने भी गिलास खींचते हुए कहा, वंशिका समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कई दिनों से पी नहीं है, बस छोटा सा पेग है, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन वंशिका तो जैसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वंशिका ने कहा, आप ऐसे ही कहते हैं, पहले ये पेग कहते हैं और फिर धीरे धीरे 4-5 पेग ऐसे ही पी जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, छोड़िए इसे। ये पहली बार नहीं था कि एक ड्रिंक के गिलास को लेकर वंशिका और वरदान के बीच में खींचातानी हो रही थी। धीरे धीरे वंशिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि इससे पहले भी उसने कई बार वरदान के हाथ से गिलास छीना है। वरदान के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। दोनों अपने गिलास को छीन रहे थे और तभी उस गिलास की सारी ड्रिंक वही बालकनी के फर्श पर गिर गई, जिसे देखकर वरदान और वंशिका दोनों ही हंसने लगे। वंशिका हंसते हुए कमरे में वापस आ गई। वरदान ने हंसता हुआ बोला, तुम नहीं समझोगी, अगर एक पैक पी ही लेता तो क्या हो जाता, खुशी में भी तो इंसान पिता है, और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि तुम। वंशिका भी हंसते हंसते बेड पर बैठ गई और बोली, वरदान साहब आप ही जानते थे मैं आपको पीने नहीं दूंगी, फिर भी आपने गिलास नहीं छोड़ा और हमेशा की तरह इस बार भी सारी ड्रिंक गिर गई। अब आगे। वरदान भी बेड पर हंसता हुआ लेट गया और उसने वंशिका की बाजू पकड़कर थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा तो वंशिका भी वरदान के पास ही लेट गई। वंशिका ने वरदान के बाजू पर अपना सिर रख लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही हंसते रहे। वरदान ने थोड़ी सी करवट ली और वंशिका की होठों की तरफ झुकने लगा। वंशिका ने अपने दोनों हाथ वरदान के सीने पर रखकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, राजावत साहब मैं आपसे अब भी नाराज हूँ, तो बेहतर होगा कि पहले आप मुझे मनाएं। वरदान एक टक वंशिका को ही देखता रहा, फिर उसने झुककर वंशिका के माथे को चूम लिया और फिर से सीधा लेट गया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है पहले मैं तुम्हें मना ही लूंगा। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। हर्षवर्धन अपनी फैमिली को लेकर राजावत हाउस आ गया था। सब मेहंदी लगवा रहे थे, खुश थे। दोनों परिवार उस फंक्शन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खासकर शिवाय और दिव्यांश। सब नाच रहे थे, एक दूसरे को डांस करने के लिए खींच रहे थे। आर्या और दृष्टि भी मेहंदी लगवाने के लिए वही बैठी हुई थी और दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। रूही ने भी मेहंदी लगवाई थी। मेहंदी लगाने वाली लड़की को मालूम था कि रूही के हस्बैंड का नाम राजवीर है, इसलिए उसने रूही से बिना पूछे उसके हाथ पर राजवीर लिख दिया। रूही ने भी नोटिस नहीं किया, वो तो डांस देखने में बिजी थी। थोड़ी देर डांस करने के बाद वीरा भी मेहंदी लगवाने लगी तो मेहंदी वाली ने पूछा, मैडम आपके हाथ में भी किसी का नाम लिखना है? वीरा ने कहा, मेरी लाइफ में कोई नहीं है तो आप मेरा ही नाम लिख दीजिए। वीरा ने अपने हाथों में अपना ही नाम लिखवा लिया। सांझ भी वंशिका के पास जाकर बोली, सांझ भी मेहंदी लगवाएगी, सांझ भी शादी करेगी। सांझ की बात सुनकर वंशिका ने प्यार से सांझ के सिर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ बिल्कुल सांझ भी मेहंदी लगवाएगी। और वंशिका ने सांझ के हाथों पर खुद ही मेहंदी लगा दी और ये देखकर सांझ बहुत खुश हुई। सांझ अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, लेकिन शायद उसे भी माँ का प्यार चाहिए था, जो उसे वंशिका से मिल भी रहा था। धीरे धीरे मेहंदी का फंक्शन भी खत्म हो गया। दृष्टि अपने कमरे में गई और तभी दृष्टि को अपने कमरे में से दिव्यांश के परफ्यूम की खुशबू आई। खुशबू महसूस करके दृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मैं जानती हूँ मिस्टर रघुवंशी आप यही है। दिव्यांश जो कि दीवार से टीक लगाकर दृष्टि को ही देख रहा था।
वह थोड़ा सा दृष्टि नजदीक गया और उसके गाल पर एक छोटी सी किस करके बोला, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? इस पर दृष्टि ने कहा, देख नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती हूँ। दिव्यांश ने धीरे से दृष्टि की आंखों पर बारी बारी से किस करके कहा, बहुत जल्दी देखने भी लगोगी। दृष्टि दिव्यांश की बात सुनकर हैरान हो गई, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि तभी उसने अपने होठों पर दिव्यांश के होंठ महसूस किए। दिव्यांश ने दृष्टि को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर किस के बाद दृष्टि दिव्यांश से थोड़ा सा दूर होकर बोली, मिस्टर रघुवंशी यह क्या बदतमीजी है? इस पर दिव्यांश ने कहा, इसे बदतमीजी नहीं प्यार कहते हैं। वैसे भी एक दिन की बात और है, फिर तो ये बदतमीजी रोज करूंगा, हर वक्त करूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। एक दिन के बाद मेरा बदतमीजी करने का हक हो जाएगा, तब तुम कहाँ जाओगी? जैसे जैसे दिव्यांश बोल रहा था, दृष्टि के चेहरे की लाली भी बढ़ रही थी। अगले ही पल दिव्यांश ने फिर से दृष्टि के होठों को कैप्चर कर लिया और दृष्टि ने भी अपनी आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर बाद दिव्यांश दृष्टि से दूर हुआ तो दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। दिव्यांश ने अपना माथा दृष्टि की माथे पर लगाकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। दृष्टि ने ना समझी में कहा, मेरी क्या मदद करेंगे? इस पर दिव्यांश ने अपनी होंठ दृष्टि के कानों के पास ले जाकर शरारत भरी अंदाज में कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कैसी मदद की बात कर रहा हूँ, या तुम समझना नहीं चाहती? ये सुनते ही दृष्टि की आंखें फैल गई। दृष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, जाए यहाँ से। इस पर दिव्यांश ने फिर से शरारत भरे अंदाज में कहा, लगता है अब तुम कुछ ज्यादा ही समझ गई। दृष्टि ने गुस्से में कहा, मिस्टर रघुवंशी आप कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, लेकिन आपकी समझदारी मेरे सामने नहीं चलेगी, जाइए यहाँ से। दिव्यांश जाने वालों में से नहीं था। दिव्यांश ने दृष्टि की बाजू पकड़ी और उसे खींचकर सोफे पर लेकर आया और फिर उसे सोफे पर बिठाकर बोला, मैं बस तुम्हें खाना खिलाने की बात कर रहा था। मैंने देखा तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया तो चलो अब थोड़ा सा खाना खा लो। इतना कहकर दिव्यांश ने खाने की प्लेट से थोड़ा सा खाना लिया और दृष्टि को खिलाने लगा। दृष्टि मना करती रही लेकिन दिव्यांश ने बहुत अच्छे से दृष्टि को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी आप भी खा लीजिए। दिव्यांश ने कहा, मुझे भूख नहीं है। दृष्टि मुंह बनाकर बोली, भला यह क्या बात हुई? आपने मुझे तो खाना खिला दिया और खुद नहीं खा रहे, आप भी खा लीजिए ना। दृष्टि के इतना फोर्स करने पर दिव्यांश ने भी थोड़ा बहुत खाना खा लिया। खाना खाने के बाद दिव्यांश दृष्टि के पैरों के पास बैठ गया और उसने अपना सिर सृष्टि की गोद में रख लिया। दिव्यांश के ऐसे करने से दृष्टि हैरान हो गई। उसे कहीं ना कहीं घबराहट महसूस हो रही थी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे लग रहा था दिव्यांश किसी बात को लेकर परेशान है। दृष्टि ने धीरे से पूछा, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी, कोई प्रॉब्लम है? दिव्यांश ने कहा, दृष्टि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? ये सुनते ही दृष्टि के दिल में एक अजीब सी धक हुई। दृष्टि कुछ नहीं बोली। दिव्यांश ने फिर पूछा, बताओ ना दृष्टि, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम उस पल को भूल नहीं सकती जब मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, जब मैंने तुम्हें बेइज्जत किया? दृष्टि अभी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं पानी आ गया, क्योंकि उसे वह सब कुछ याद आ गया जो उसके साथ किया था। लेकिन दृष्टि यह भी जानती थी, दिव्यांश ने उसे मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने ही घंटे उसके फ्लैट के बाहर खड़ा रहता था, कितनी बार उसे मनाने के लिए उसके पीछे आया था, कितने ही बार शौर्य से भी लड़ गया था, कितनी बार ही अपने किए की माफी मांग चुका था। दृष्टि यह भी जानती थी कि इन सब में सारी गलती दिव्यांश की नहीं थी। दिव्यांश ने गुस्से में ही सही लेकिन उसे कई बार जाने के लिए कहा था, लेकिन दृष्टि ही अपने भाई बहनों के चलते नहीं गई। दिव्यांश तो जानता भी नहीं था कि दृष्टि देख नहीं सकती, और जब उसे पता चला कि उसने अपने गुस्से के चलते एक अंधी लड़की का फायदा उठाया है, तो वह गिल्ट से भर गया। उसका प्यार अचानक ही दृष्टि के लिए पैदा हो गया। दिव्यांश ने अब भी दृष्टि की गोद से सिर नहीं उठाया, बल्कि अपनी बात को जारी करते हुए कहा, दृष्टि मैं मानता हूँ कि मैं पहली बार जब तुम्हारे करीब गया था तो बहुत गुस्से में था, लेकिन अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ उसके बाद जब भी तुम्हारे करीब गया, प्यार से गया था, चाहे नशे में हूँ या होश में, और प्यार तो तुम भी मुझसे करती थी। तभी तुम 5वें दिन मेरे पास आई थी और तुम इस बात को झुठला भी नहीं सकती कि उस दौरान तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। दृष्टि तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं एक बोझ के साथ जीता रहूंगा। मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलती नहीं, गुनाह कर दिया। प्लीज दृष्टि कुछ तो बोलो। अल्पविराम। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि के गाल पर आंसू लुढ़क आए। वह आज दिव्यांश के प्यार को महसूस कर रही थी, उसके गिल्ट को महसूस कर रही थी। उसे समझ आ रहा था कि रघुवंशी फैमिली का बेटा, जिसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, जिससे मिलने के लिए इंडिया के टॉप बिजनेसमैन अपॉइंटमेंट लेते हैं, वह आज किसी छोटे बच्चों की तरह उसकी गोद में सिर रख कर बैठा है और माफी मांग रहा है। दृष्टि ने भरे गले से कहा, मिस्टर रघुवंशी अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी तो आप क्या करेंगे? दिव्यांश ने कहा, तो मैं अपना सिर कभी भी तुम्हारी गोद से नहीं उठाऊंगा। ये सुनते ही दृष्टि के आंसू तेजी से गिरने लगे और दृष्टि ने अपना सिर दिव्यांश के सिर पर रख दिया और सोबतते हुए बोली, तो मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपना सिर मेरी गोद से उठा ले। ये सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने दोनों हाथों से दृष्टि का चेहरा पकड़कर एक ही सेकंड में पूरे चेहरे को चूम लिया और फिर कसकर गले लगा लिया। दृष्टि का रोना तेज हो गया। दिव्यांश ने आज दृष्टि को चुप नहीं करवाया। वह चाहता था शादी से पहले ही दृष्टि अपना दुख राजावत हाउस में ही छोड़कर चली जाए और फिर वो दृष्टि के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। दृष्टि रोती रही और दिव्यांश की पकड़ दृष्टि पर कसती गई। वहीं दूसरी तरफ सांझ भी शौर्य को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे भी शौर्य को अपनी मेहंदी दिखानी थी। शौर्य अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था और तभी सांझ कमरे में आई। शौर्य ने ध्यान नहीं दिया और वह अपनी बात कंटिन्यू करता रहा, शायद वह बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था।
सांझ जाकर शौर्य के सामने खड़ी हो गई। शौर्य ने एक नजर सांझ को देखा और फिर हल्की सी मुस्कान पास कर दी। शौर्य जानता था सांझ उसे फोन पर बात नहीं करने देगी, इसलिए वह बालकनी में चला गया। सांझ शौर्य का कमरे में ही इंतजार करती रही, लेकिन शौर्य नहीं आया। सांझ भी फिर शौर्य के पीछे पीछे बालकनी में चली गई और अपनी मेहंदी दिखाती हुई बोली, सांझ ने भी मेहंदी लगाई है, सांझ ने मेहंदी लगाई है। शौर्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन सांझ के दिमाग की हालत ऐसी नहीं थी कि वह शौर्य की बात समझ सके और उसने फिर से कहा, देखो शौर्य, सांझ ने भी मेहंदी लगाई, सुंदर मेहंदी लगाई, सांझ भी शादी करेगी। शौर्य सांझ से इरिटेट हो रहा था, इसलिए वह फोन लेकर कमरे में आ गया और सांझ भी पीछे पीछे चली गई। शौर्य ने अब गुस्से में सांझ को कमरे से जाने का इशारा किया, लेकिन सांझ वहीं खड़ी रही और बार बार सोने के सामने जाकर अपनी मेहंदी दिखाने लगी। शौर्य अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया क्योंकि वह फोन कॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। शौर्य ने जल्दी से वह फोन अटेंड करके फोन कट किया और सांझ को देखकर गुस्से में बोला, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है? कहा ना मैंने जाओ यहाँ से, जाते क्यों नहीं हो? तभी एक सर्वेंट ने नॉक नॉक ने किया। सर्वेंट के हाथ में सांझ का टेडी बेयर था, जिसे वह सांझ को देने आया था। सांझ टेडी बेयर को छोड़ता नहीं थी। शौर्य ने उस सर्वेंट को देखा तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। शौर्य ने टेडी बेयर लिया और सर्वेंट को घर कर देखा, सीमेंट वहां से चला गया। शौर्य ने टेडी बेयर लाकर सांझ के सामने फाड़ते हुए गुस्से में कहा, अब जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे कमरे में मत आना, समझी? शौर्य ने सांझ को इतनी बुरी तरह से डांट दिया था कि सांझ की आंखों में आंसू आ गए। सांझ जब से रजावत हाउस आई थी उसे किसी ने भी किसी बात के लिए नहीं डांटा था, लेकिन आज शौर्य ने सांझ को बहुत बुरी तरीके से डांट दिया था। सांझ के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि शौर्य उसे डांट रहा है। सांझ ने अपने फटे हुए टेडी बेयर को उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर चुपचाप रोते हुए उसके कमरे से चली गई। उसके जाते ही शौर्य ने गुस्से में अपना हाथ दीवार में दे मारा। वह सांझ पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी कॉल सच में बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन सबको लेकर रघुवंशी मेंशन आ गया था, लेकिन उन सब के साथ शिवाय नहीं था। हर्षवर्धन जानता था शिवाय कहाँ होगा, और अब हर्षवर्धन रिएक्ट नहीं करना चाहता था। हर्षवर्धन और हीर अपने कमरे में चले गए। हीर ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने हाथ थोड़े से हवा में उठा रखे थे, जिसे देखकर हर्षवर्धन थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर तुम्हारी मेहंदी सूख गई होगी, हाथ धो लो। हीर ने कहा, हाँ पीहू की डैडी, मेहंदी तो सूख गई, लेकिन अब मैं सुबह ही अपने हाथ धोऊंगी। हर्षवर्धन ने कहा, सुबह क्या हो जाएगा, अभी अपने हाथ साफ करके आओ। हीर थोड़ा सा हर्षवर्धन के नजदीक गई और बोली, पीहू के डैडी क्या हुआ है? इस पर हर्षवर्धन ने मुंह बनाकर कहा, मुझे मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, मेरे सिर में चढ़ती है, प्लीज तुम हाथ होकर आओ। हीर ने अपना एक हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रखकर कहा, आप महसूस करेंगे तो खुशबू ही आएगी। हीर के इतना नजदीक होने से हर्षवर्धन का मूड ठीक होने लगा। हर्षवर्धन ने हीर के गाल पर किस करके कहा, वैसे मैंने आज तुम्हें सुबह से कम्प्लीमेंट नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये कलर तुम पर जचता है। हर्षवर्धन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हीर के मुस्कुराने से अब हर्षवर्धन से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने हीर के होठों को कैप्चर कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ही बेड पर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। हीर की सूखी हुई मेहंदी के टुकड़े पूरे बेड पर बिखरे हुए थे। वह मेहंदी हर्षवर्धन और हीर के प्यार की गवाही दे रही थी। कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताने के बाद हीर को थकावट हो गई और वह हर्षवर्धन के कंधे पर सिर रखकर सो गई। हर्षवर्धन कुछ देर तक हीर के चेहरे को ही देखता रहा, फिर उसने झुककर हीर के माथे को चूम लिया, फिर उसने हीर को अच्छे से कवर कर दिया, फिर बेड से उठकर अपने कपड़े पहन लिए और लैपटॉप उठाकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ विराज अपने कमरे से निकलकर धीरे से वीरा के कमरे में गया। वीरा अपने भाई के साथ उस कमरे में सो रही थी। विराज धीरे से वीरा के पास गया और उसने धीरे से वीरा का हाथ पकड़कर देखा तो वीरा के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और उसमें वीरा लिखा हुआ था। विराज कुछ देर तक वीरा को ही देखता रहा और फिर उसने मेहंदी की कीप लेकर वीरा के नाम के आगे जे लगा दिया। जे लगाकर विराज ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। आखिर उसके लिए जंग ही थी कि उसने सोई हुई वीरा के हाथ में मेहंदी लगा दी और वीरा को पता भी नहीं चला। विराज फिर थोड़ा सा वीरा के चेहरे की तरफ झुका, उसने एक छोटी सी किस उसके माथे पर की, फिर घूमकर अवनीत के पास आया और फिर अवनीत के बालों पर हाथ फेरा और फिर चुपचाप वीरा के कमरे से चला गया। विराज जब कमरे से बाहर आया तो 4-5 कदम ही चला था कि हर्षवर्धन से टकरा गया। हर्षवर्धन से टकराते ही विराज के चेहरे की हवाएं उड़ गई। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, यहाँ रात को उल्लू बना कहाँ घूम रहा है, सोना नहीं है? हर्षवर्धन की नजर विराज के हाथ पर गई, जिसमें मेहंदी की कीप थी। हर्षवर्धन को देखकर विराज ने अपनी मेहंदी की कीप छुपानी चाहिए तो हर्षवर्धन ने कहा, सिर्फ मेहंदी की कीप छुपाने से कुछ नहीं होगा, जाकर वीरा को प्रपोज कर दो, अगर उसने हाँ कर दी तो मैं लगे हाथ तेरे भी हाथ पीले कर दूंगा और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। विराज ने भी जब हर्षवर्धन के चेहरे की तरफ देखा तो हर्षवर्धन के गले से लेकर गले के नीचे तक हीर की सूखी हुई मेहंदी लगी थी, जिसे देखकर विराज को समझते हुए देर नहीं लगी कि हर्षवर्धन क्या करके आया है। विराज ने अपना एक हाथ बढ़ाया और हर्षवर्धन के गले से मेहंदी चढ़ाता हुआ बोला, चाचू पहले जाकर अपनी मेहंदी साफ कर लो, मेरे हाथ बाद में पीले करना। हर्षवर्धन भी था तो अपने भतीजे का चाचा ही, उसने भी कमेंट मारते हुए कहा, मेरी मेहंदी मत छाड़, बल्कि कोशिश कर कि यह मेहंदी तेरे गले पर भी लग जाए, कब तक मेहंदी की कीप हाथ में लिए घूमेगा। इस पर विराज ने कहा, चाचू जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं उसकी और उसकी पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहता। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, हाँ वैसे भी तेरी हरकतें कुछ कुछ बंदर जैसी है, क्या पता तू बंदर बनकर उसकी किताबें फाड़ दे और वह बेचारी फैशन डिजाइनर बनती बनती रह जाए। हर्षवर्धन की बात सुनकर विराज ने गुस्से में हर्षवर्धन को देखा और हर्षवर्धन ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, तू कंफर्म तो है ना कि तुझे उससे प्यार हो गया? कोई डाउट तो नहीं है?
इस पर विराज ने कहा, पता नहीं चाचू, लेकिन वह साथ में रहती है तो अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं ये जिंदगी उसकी दी हुई है। हर्षवर्धन ने विराज को समझाते हुए कहा, मेरे बातों का मतलब समझो विराज, तुम उसका एहसान मानते हो, उसे प्यार नहीं करते, पहले अपने दिल से कंफर्म करो कि तुम उसका एहसान मानते हो या उसे प्यार करते हो। इतना कहकर हर्षवर्धन वहां से चला गया और विराज, जो कि पहले ही बहुत कंफ्यूज था, वह और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वहीं दूसरी तरफ सांझ अपने टेडी बियर को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसे पकड़कर रोती रही, रोती रोती सांझ बेड पर ही सो गई। शौर्य को आज खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सांझ के साथ बहुत मिसबिहेव किया था। शौर्य अपने कमरे से निकलकर सांझ के कमरे में गया, उसने देखा सोते हुए भी अपने टेडी बेयर को अपने सीने से लगाए हुए है और सुबक रही है। शौर्य को इस वक्त खुद पर गुस्सा आ रहा था और सांझ पर बहुत प्यार। शौर्य समझ रहा था कि सांझ बस उसके साथ ही कंफर्ट फील करती है, इसलिए अपनी हर छोटी बड़ी खुशी उसी के साथ बांटने की कोशिश करती है। शौर्य सांझ के करीब गया, उसने उसके माथे पर हाथ लगाया और थोड़ा देर उसका सिर सहलाकर उस कमरे से बाहर चला गया। शौर्य सीधा घर से निकलकर गार्डन में आया। शौर्य ने अपनी गाड़ी निकली और राजावत हाउस से बाहर चला गया। वरदान बालकनी में खड़ा हुआ शौर्य को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को शौर्य आखिर जा कहाँ रहा है। फिर उसने सोचा कि वह बाद में इस बारे में शौर्य से पूछ लेगा। वही शौर्य ने अपनी गाड़ी एक बड़ी सी शॉप के बाहर रोकी। वह शॉप बंद थी। शौर्य गाड़ी से उतरा, उसने अपना फोन निकाला और शॉप के ओनर को कॉल करते हुए कहा, मैं आपकी शॉप के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज जल्दी आ जाए, यह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ मैंने इतनी रात आपको परेशान किया, लेकिन मुझे सच में बहुत सारे टेडी बियर चाहिए। शौर्य उस शॉप के सामने करीब 1 घंटा खड़ा रहा और तभी उसका ओनर उस शॉप पर आया। उसने शटर खोला और फिर शौर्य को देखकर आने के अंदर आने का इशारा किया। शौर्य अंदर चला गया। शौर्य ने नजर घुमाकर देखा तो वह एक बहुत बड़ी शॉप थी और जिसमें एक से एक टेडी बियर थे। शॉप वाला खुश तो था कि आज उसकी बिक्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वह इरिटेट भी हो रहा था, क्योंकि इतनी रात को शौर्य ने उसे फोन करके जगा दिया था। शॉप वाले ने कहा, सर अपनी बीवी के लिए लेना है। इस पर शौर्य ने कहा, नहीं यार, बीवी नहीं है मेरी। इस पर शॉप ओनर ने कहा, हाँ सर, गर्लफ्रेंड के यही नखरे हैं, किसी भी वक्त कहीं भी भेज देती है। इस पर शौर्य ने कहा, नहीं यार, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। शॉपकीपर हैरान हो गया और मन ही मन बोला, तो फिर यह क्या पागल है जो इतनी रात को यहाँ टेडी बेयर लेने आ गया, 4 घंटे का इंतजार नहीं हुआ। सुबह तो मैं दुकान खोल ही देता हूँ। शौर्य अभी टेडी बेयर की दुकान में नजर घुमा रहा था। शौर्य ने पहली बार इतने सारे टेडी बेयर एक साथ देखे थे, उसे भी वह टेडी बेयर देखकर अच्छा लग रहा था। शॉपकीपर ने फिर कहा, अच्छा मतलब आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं, उसी के चलते उसके लिए टेडी बेयर लेने आए हैं। इस पर शौर्य ने कहा, नहीं यार, यह बात भी नहीं है। अब तो शॉपकीपर का मन हुआ कि वह अपने बाल ही नोच ले, लेकिन फिर भी उसने पेशेंस के साथ काम किया। शॉपकीपर जानना चाहता था कि आखिर इतनी रात को वह किसके लिए टेडी बेयर लेने आया है। शॉपकीपर ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए शौर्य से पूछा, सर बुरा ना माने तो आप मुझे बताएंगे कि इतनी रात को आप किसके लिए टेडी बेयर खरीदने आए हैं। इस पर शौर्य ने कहा, यार एक लड़की है, वह लड़की थोड़ी मेंटली अपसेट है, मैंने उस लड़की को बहुत डांट दिया और उसका टेडी बियर भी खराब कर दिया। अब उसी के लिए टेडी बेयर लेने आया हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कितने लूं और कौन कौन से लूं। जरा आप ही मेरी हेल्प कर दो। इस पर शॉपकीपर ने कहा, सर ये बताइए उस लड़की की उम्र कितनी है। शौर्य ने कहा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन होगी 192021, मतलब एडल्ट है। शॉपकीपर ने दो बड़े बड़े टेडी बेयर एक साइड रख दिए, फिर दो उससे छोटे। ऐसे करते हुए शॉपकीपर ने करीब 20 जोड़ी टेडी बेयर शौर्य के सामने रख दिए और फिर बोला, सर यह मेरी शॉप के सबसे ज्यादा बिकने वाले टेडी बेयर है, आपको इसमें से जो पसंद है वह ले लीजिए। लेकिन शौर्य को तो अभी समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा टेडी बेयर ले। शौर्य ने एक नजर शॉपकीपर को देखा और एक नजर उन टेडी बेयर को और फिर बोला, इन सबको पैक कर दो। शॉपकीपर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसका आज बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला था, लेकिन उसे यकीन भी नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कंफर्म करते हुए फिर पूछा, सर आप क्या कह रहे हैं। इस पर शौर्य ने कहा, मैं कह रहा हूँ ये सारे टेडी बेयर पैक करके मेरी गाड़ी में रख दो। शौर्य ने इतना कहकर अपना मोबाइल निकला और उस आदमी की तरफ देखता हुआ बोला, हाँ तो बताया आपके कितने पैसे हुए। शॉपकीपर अब भी हैरान था, आज से पहले उसकी दुकान में ऐसा कोई नहीं आया था जिसने इतने सारे टेडी बेयर एक साथ खरीदे हो। फिर उसने अमाउंट बता दिया और शौर्य ने वह सारे टेडी बेयर की पेमेंट कर दी।